बना दिया गया। और हमने देखा कि आते ही उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, पेट्रोल 1.5 रुपए कम कर दिया गया, डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई। तो आपको लगता है कि बेहतरी की उम्मीद रखे अवाम, कोई बेहतरी के आसार हैं आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब्दुल हफीज शेख साहब को जो है परसों जो है वो इन्होंने तकरीबन डिनोटिफाई किया और मादना साहब को जो है उन्होंने फेडरल मिनिस्टर का रह दिया। कल तक तो अब्दुल हफीज शेख साहब इनके बड़े अच्छे थे, वो मईशत ठीक करने वाले थे, उन्होंने मईशत बहुत अच्छी तरीके से बकौल इनके संभाल ली थी, टैक्स भी लगा रहे थे, लोगों का सहूलियात दे रहे थे, उनको वो सेंटर बना के वफाकी वजीर बना रहे थे। अगर ये इतने ही सिंसियर हैं हफीज शेख साहब के साथ, तो वो केपी से या बलूचिस्तान से बना लें या जो है उस इन दोनों सूबों से बना सकते हैं कि वहाँ पे एक शरीयत है और वहाँ से उनको सेंटर लेके आ सकते हैं। लेकिन ये उनको नहीं लाना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि अब उनको जो है जितना भी मैंने पीटीआई के दोस्तों को देखा है कि जैसे उनको अपने सारे 3 साल का जो इनकी जो नालायकी और नाली थी उसका सारा मलबा हफीज शेख साहब पे डाल दिया है कि हफीज शेख साहब ने सारा हमारी मैशत तबाह कर दी, महंगाई कर दी, टैक्स लगा दिए, पेट्रोल कीमतें। आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने पेट्रोल जो है वो 1 रुपए कम कर दिया, बढ़ाया कितना है 3 सालों में देखें। और अभी आपका बजट से पहले कितना बढ़ेगा और बजट में क्या करेंगे? ये तो हर महीने पेट्रोल की कीमतें, आप तो पहले कहते थे हमारे दौर में, माजी के दौर में, कि जी पेट्रोल बम गिरा गए। अब कहते हैं कि जी वो 10 रुपए की समरी होती है, 20 रुपए की समरी होती है, 10 रुपए बढ़ा देते हैं। लोगों की सहूलत के लिए 20 रुपए नहीं बढ़ा रहे, 10 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें जो है जब से हो रही है तो मतलब आपके सामने है। अब अवामी नुमाइंदे भी आ रहे हैं, अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन वो माजी में भी अवामी नुमाइंदे अगर आप देखें तो वो जो है वो चीनी के स्कैंडल में अवामी नुमाइंदे साहब भी मुलविस थे। सही, चले इसका जवाब लेते हैं फारूक हबीब साहब से। वजीर चेंज हो रहे हैं और भी वजीर चेंज हो रहे हैं। अभी तक कप्तान साहब जो है 3 साल में अपनी टीम नहीं मुख्तस कर सका। आज तक इनको ये नहीं पता किसको मैंने किधर खिलाना है। अब तक 3 साल में टीम नहीं बना सके तो ये आगे क्या करेंगे? चलें, इसमें 2-3 चीज़ें कुंडी साहब हैं। मेरा ख्याल है एक छोटा सा कमेंट करता हूँ, फिर आपसे भी एक सवाल और फिर फारूक साहब से भी एक सवाल। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत की साख बड़े ज़बरदस्त तरीके से दाव पे लगी है। अगले 2 सालों में गैर मामूली इक़दाम अगर नहीं उठाए जाते तो फिर लोग बातें करेंगे जी तब्दीली का नारा वहीं का वहीं रह गया। ठीक है, मान लिया है कि अब फॉर द टाइम बिंग चीज़ें कुछ ठीक हुई हैं। IMF का प्रोग्राम रिज्यूम होने के बाद फिर यह आज का लेटेस्ट फैसला $2.5 बिलियन के यूरो बॉन्ड 3 किस्तों में 3 सीरीज़ में जाना और फिर $1.3 बिलियन की वर्ल्ड बैंक की इमदाद का ऐलान होना और फिर $500 मिलियन का लेटेस्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आना, ज़ाहिर है इससे हमारे रिजर्व बेहतर होंगे और फिर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस भी इसमें बढ़ेगा। ये अपनी जगह पे है। लेकिन अहम सवाल जो सब क्वार्टर में पूछा जा रहा है कि जी हुकूमत रिलीफ देने के लिए आई थी, रिलीफ के नारे पे आई थी, गुर्बत खात्मे पे आई थी, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना और गुर्बत का खात्मा, और फिर ये महंगाई की बात अक्सर क्या करते थे। अब ये सब लोग उठते बैठते यही बात कर रहे हैं। ये जो इक़दाम लिए जा रहे हैं, जो IMF का एजेंडा है, वो तो फारूक साहब और कुंडी साहब किसी तरह भी आपकी महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस आज कम हुई हैं, जैसे आप कह रहे थे, फिर बढ़ जाएंगी। फिर इंटरेस्ट रेट ठीक है 13 से 7% हो गए हैं, लेकिन बहुत से वालों से चीज़ें जो है ना, बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी। गैस के लिए आप देख लें 900 रुपये का इजाफी बोझ आने जा रहा है बिजली पे, फिर 220% सुई नॉर्दर्न वो कह रहे हैं जी बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। इसी तरह से और चीज़ों पे जब चीज़ें बढ़ाई जाएंगी तो फिर इसका डायरेक्ट इफेक्ट आम आदमी पे पड़ेगा। 2023 फिर आएगा तो सूरत हाल किधर जाएगी? आपको लगता है कुंडी साहब कि ये हुकूमत जो वादे कर रही है आप पूरे करने में कामयाब होगी? और इसका जवाब फिर फारूक साहब से भी लेंगे। देखें, आपने एक लंबी चौड़ी बात की जिसमें आपने बात की कि हम ये चीजें ऐसी हुई है। मुझे बताएं वो किस उस पे हुई है? ये तो आप फारूक साहब के एक वफाकी वजीर हैं जो इलेक्शन से थोड़े दिन पहले कहते थे कि जब हम आएंगे, और वो बड़ा सोशल मीडिया भी बड़ा वायरल हुआ पड़ा है, 100 अरब रुपए IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब रुपए जो है हम जो है वर्ल्ड बैंक को देंगे, उनके मुंह पे मारेंगे। इन्होंने तो पूरा स्टेट बैंक ही मार दिया, उनको स्टेट बैंक उनके हवाले कर दिया कि आप जो है स्टेट बैंक के साथ पाकिस्तान का जैसे खेलते थे खेलें, बाकी इदारों के साथ क्या कर रहे हैं। हम तो इस इंतजार में थे कि ये रिलीफ देंगे, लोगों को नौकरी देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को छत देंगे, उसके बाद जो है वो जो मकानात के वादे किया था वो बनाएंगे, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो बनाएंगे। लेकिन आज के आज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। सब आप देखिए, रोजाना हम देख रहे हैं कि फला लोग, महंगाई बढ़ रही है। क्या आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाई है? क्या आपने जमींदारों या किसानों को कोई रिलीफ भी दिए? आप तो सारे ये लगे, मुझे बताएं कि आप लोगों के साथ जिसने परफॉर्म नहीं किया, जिनके ऊपर इल्जाम लगे या जो मुलविस थे, आटा, चीनी और दवाई मुख्तलिफ में मुलविस थे, उनके साथ आपने क्या किया?
उनके साथ भी तो आपने कुछ नहीं किया, उनको भी तो आपने अपना रो दे दिया। चले सही, ये फारूक मेरा हबीब ख्याल साहब से। जी फरोख साहब आप कमेंट कीजिएगा, जवाब भी दे दीजिएगा, और एक सवाल मेरा भी ले लें कि ये अब जबकि फुल फ्लैज आपने हमाद अर साहब को वज़ीर ख़जाना बना दिया है, अब ये खबरें आ रही हैं कि शौकत तरीन साहब जो साबिक वज़ीर ख़जाना है उनको एडवाइज़र बनाया जाएगा, ये फिर इनके आपस में झगड़े होंगे, और फिर वैसे भी आइनी और कानूनी तौर पर कोई ज़रूरत तो नहीं रह जाती फुल फ्लैज वज़ीर बनाने के बाद आप एडवाइज़र भी लगाएं। जी फारूक साहब देखें, बात यह है कि आप अपनी माशी टीम को हमेशा मजबूत करते हैं और उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स की भी हमेशा गुंजाइश होती है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। और जहां तक रही बात हमाद रजा साहब के हवाले से, तो आज उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े जबरदस्त ऐलान किए हैं। ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, बल्कि जो LNG यूज करते हैं हमारे जो LPG की कीमतों के अंदर भी 14 रुपए किलो कमी का जो है वो ऐलान किया गया है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि तेल की कीमतें जो है वो इंटरनेशनल मार्केट डिफाइन करती है, और हमने तो पिछले 1 माह से इसकी कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन हमने पेट्रोलियम लेवी को कम किया और हुकूमत ने उस बोझ को खुद बर्दाश्त किया, आवाम के ऊपर उसको ट्रांसफर नहीं किया। जहां तक रह गई बात शौकत तरीन साहब के हवाले से, तो शौकत तरीन साहब भी अपने सब्जेक्ट के एक माहिर हैं और अभी तक उस हवाले से जो है वो कोई फैसला सामने नहीं आया। फरूख साहब 15 लोगों की सामने आ काबीना से आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं मामला चलाऊंगा, 52 तो हो गए हैं और फिर और बढ़ते चले जा रहे हैं। एहतशाम साहब, बात यह है कि ये बातें अब जो है वो सतही तौर के ऊपर रह गई हैं, लेकिन हमने अमली तौर के ऊपर देखना है कि हमने अपने मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है। अभी कुछ बातें आप कर रहे थे महंगाई के हवाले से, हमने लोगों को इस शो से बैठ के एजुकेट भी तो करना है ना, हमने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात के मामला को नहीं दोहराना। बात यह है कि आज आपका दिया मीर भाषा डैम बन रहा है, आज आपका मोमन डैम बन रहा है, 4500 मेगावाट बिजली जो है वो दिया मीर भाषा डैम से आएगी, मोमन डैम से 800 मेगावाट बिजली आएगी। अब 1967 के बाद यानी तरबेला डैम के बाद हमने कोई बड़ा डैम बनाने की तौफीक नहीं की। अब जिम्मेदार कौन है? यही लोग जो 3-3 बार तजर्बे कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन्होंने नहीं किया, हमने आके इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। अब पन बिजली आएगी, यकीनन सस्ती होगी, सस्ती फराहम कर देंगे पाकिस्तान के लोगों को। महंगी बिजली लगा के गए, उसके मादों को आज हम रिव्यू कर रहे हैं, हमें वो भुगतना पड़ रहे हैं, उसकी वजह से आपको पता है कि उसका बोझ आवाम के ऊपर आता है। ठीक है, लेकिन जो बुनियादी चीज है उसको हमने ये देखना है कि आज आपके तमाम माशी इंडिकेटर्स जो है वो पॉजिटिव हैं। आज स्टेट बैंक से हम नोट नहीं छपवा रहे, मौजूदा हुकूमत बोरिंग नहीं कर रही, मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने अखराजात के अंदर भी जो प्राइमरी बैलेंस है हमारा, लेकिन 1500 अरब तो आप ले चुके हैं, 15,000 अरब तो आप ले चुके हैं, जिसमें से 6,000 अरब आपने वापस उसकी भी शाम साहब उसकी भी एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है। उस 15,000 अरब रुपए में से हमने 6,000 अरब रुपया डेट सर्विसिंग के लिए दिया है, और उसके अलावा हमने बाकी 4,000 अरब रुपया हमने वहां पर जो उनका इंटरेस्ट पेमेंट में अदा किया। 3,000 अरब रुपया हमने कोविड जो स्टिमुलस पैकेज दिया था, जिसमें 200 अरब रुपया लोगों को अदा किया गया, कैश पेमेंट की गई, उनके अंदर इस्तेमाल हुआ हेल्थ केयर के निजाम को ठीक करने के हवाले से। और अभी हम कोई कलील मुद्दती कर्जा नहीं ले रहे। अब हुकूमत अपने पांव के ऊपर खड़ी हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, और आज आप ये देखें, ठीक है, लेकिन फारूक हबीब साहब आप नहीं समझते कि ये जो मैशत के दादोशुमार आप बता रहे हैं, आम आदमी को बेसिकली इनसे कोई गर्ज नहीं है। आम आदमी सिर्फ ये देखता है कि आटे, चीनी, बिजली, गैस की कीमत क्या है, रोजगार के मौके कितने हैं, जो नारे, जो दावे लेकर आप आए थे वो क्यों नहीं हुई, रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुई? आपको नहीं लगता कि अब वक्त कम है और आगे जाहिर है इलेक्शन में भी आपने जिक्र किया है, स्टॉक मार्केट 2 दिनों में 90 अरब रुपया लोगों का डूब भी गया है। देखें, बात यह है कि जहां तक रही स्टॉक मार्केट की बात, तो वो एक सेंटीमेंट होता है, और मैं ये समझता हूं कि एक सेंटीमेंट, जब पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है, आज पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आए हैं, उससे मार्केट जो है वो दोबारा रिवाइव कर जाएगी। कहाँ 28,000 के ऊपर खड़ी थी, कहाँ आज 45,000 के ऊपर मार्केट ने रिकवर किया है। ये तो जितनी आपने बात की है, ये तो वहां पर कारोबारी ट्रेडिंग के अंदर जो लोग वहां पर ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर रेडी वाला छाबड़ी वाला ट्रेडिंग तो नहीं करता ना, लेकिन वहां पर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ये उनके कारोबार का हिस्सा है, वहीं से वो पैसा कमाते भी है, वहीं पे वो उनका नुकसान भी होता है, वो कवर अप हो जाता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आपका एक इंडिकेटर होता है माशी स्टेबिलिटी के हवाले से। कल यूरो बॉन्ड आए हैं, 5 अरब डॉलर की इंटरेस्ट लोगों ने इजहार किया, हमने 2.5 अरब के मार्केट में पेश किया। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को